हम एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका कि आज़ादी की लड़ाई से लेके और आधुनिक भारत के संघर्षों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम बात कर रहे हैं कॉमरेड सुभाषनी अली जी का। कॉमरेड सुभाषनी अली के परिवार का आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और कॉमरेड सुभाषनी की माताजी आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में काम करने वालों में कुछ चुनिंदा अग्रणी नेताओं में थीं। सुभाषिनी जी कानपुर से मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, सीपीएम के उम्मीदवार के रूप में और एक लंबे अरसे से श्रम कानूनों को लागू करने को लेके, बंद औद्योगिक इकाइयों को चालू करने को लेके, महिलाओं के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रही हैं। आज हमको बेहद खुशी है कि एक बहुत दिन के बाद हमारी कॉमरेड से बातचीत हो रही है, आमने-सामने हैं हम लोग और वो भी इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। कॉमरेड आपका स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो देश में एक नया डिबेट शुरू हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके और जब चुनाव नजदीक आ रहा है और लग रहा है कि सरकारों की जवाबदेही अब जनता तय करने वाली है और जनता के बीच में जाकर जवाब देना पड़ेगा सरकारों को कि उन्होंने 5 साल क्या किया है जनता के लिए, जो चुनावी वायदे करके आए थे उसमें कितना पूरा किए, नहीं किए। तो ऐसे हालात में अब अ, एक नया एजेंडा लाया गया है जनसंख्या नियंत्रण का। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी नज़र में ये जो नया नैरेटिव तैयार किया गया है और अब उसको एक-एक करके लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से बयान आ रहे हैं। आपका क्या नज़रिया है इस टाइमिंग को लेके? ये टाइमिंग की ही बात नहीं है, बल्कि हमें देखना होगा कि ये जो ड्राफ्ट बिल यानी विधेयक योगी सरकार ने पेश किया है, क्योंकि देखिए 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। उन्होंने एक तो विधेयक पेश किया है और दूसरा उन्होंने एक जनसंख्या नीति पेश की है। तो उस पर हम बाद में बोलेंगे ये, लेकिन ये जो विधेयक है, इसके बारे में बहुत से लोग बिना इसको पढ़ करके बहुत सारी बातें कर रहे हैं और एक तरह से वो योगी जी के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो इस विधेयक के खिलाफ सांप्रदायिकता बढ़ाने की बात को लेकर के आलोचना कर रहे हैं। दरअसल हम अगर इस विधेयक को देखें तो वो किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो समस्त गरीब परिवारों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, कठोरतापूर्ण खिलाफ है और ख़ास तौर से जो हमारे प्रदेश की महिलाएं हैं, उनके तो भविष्य को ये बहुत ही दूभर बनाने वाला विधेयक है। तो मैं आपसे सबसे पहले ये बता दूं कि आज तक इस तरह की जब भी दंडात्मक नीतियां बनाई गई हैं जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए, तो वो हमेशा असफल रही हैं। चाहे जितने भी दंड उन्होंने सोचे हों, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता है। इसी के साथ-साथ जब वो कुछ लालच देते हैं, तो उसका भी कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। तो आखिर क्या बातें हैं जिनकी वजह से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है? अगर हम अपने ही देश में देखें, तो हमारे यहाँ दक्षिण भारत के जो प्रांत हैं, उन्होंने अपने जो बढ़त दर है, उसको काफ़ी कम किया है और सबसे अच्छी मिसाल तो केरला की है, जहाँ बढ़त दर कुल 1.7 हो गई है, यानी औसतन परिवार के 2 से कम बच्चे अब होने लगे हैं। तो ये कैसे हुआ है? वहाँ कोई भी इस तरह की का दंडात्मक कानून का सहारा नहीं लिया गया था। वहाँ पर 4-5 चीज़ें की गईं। एक तो महिलाओं को साक्षर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। दूसरा, उनके स्वास्थ्य लाभ को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कोशिश की गई और तीसरा, जो वहाँ पर शिशु मृत्यु दर है, उसको घटाने के लिए भी बहुत मेहनत की गई। अब उसका नतीजा ये है कि अगर हम उत्तर प्रदेश और
केरला का मुकाबला करें तो केरला में जनसंख्या बढ़त दर 1.7 है, उत्तर प्रदेश में 2.8 है। और उत्तर प्रदेश की सरकार 10 साल में इतना सारा दंडात्मक कार्रवाई करने के बाद उसको 2.1 तक लाना चाहती है, यानी 10 साल बाद भी वो केरला से अधिक होगी। लेकिन जिस बात पर वो गौर नहीं कर रहे हैं वो ये कि उत्तर प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है वो है 10,000 जन्म में 47 शिशु, यानी 47 शिशु मर जाते हैं 10,000 जन्म में। और केरला में ये दर है कुल 7। बहुत कम शिशु पैदा होने के बाद मरते हैं। साक्षरता को अगर हम देखें तो केरला में महिलाओं की साक्षरता 91% हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में ये 60-61% के आसपास है। और आप तो खुद उत्तर प्रदेश के हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो नाम लिखने पर भी किसी को साक्षर घोषित कर दिया जाता है, तो बहुत कम है। और जो अस्पतालों में और ये स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चे पैदा होते हैं, यानी जो कहते हैं संस्थागत जन्म, वो केरला में 99% से ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में कुल 67% तक पहुंचे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि महिलाओं को और मतलब गरीब परिवार के लोगों को साक्षर किया जाए, शिक्षित किया जाए। उसका उल्टा हो रहा है। आप जानते हैं कि शिक्षा को महंगी करके और निजी क्षेत्र में डाल करके लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाना बंद कर रहे हैं। और इस कोरोना काल में तो हाहाकार मची, आप अच्छी तरह से जानते हैं। गरीब घर के बच्चों के पास ना स्मार्टफोन है, ना कोई साधन है जिसके जरिए वो ऑनलाइन शिक्षा को उपलब्ध कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो स्वास्थ्य केंद्रों का हाल है, जिला अस्पतालों का हाल है, आज भी महिलाएं दरवाजे के बाहर जान दे देती हैं शिशु के साथ जब वो पैदा करने जाती हैं। तो संस्थागत जो साधन है वो उनको उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और कोरोना काल में तो आप जानते हैं कि ज्यादातर जगहों ने कह दिया था कि कोरोना के मरीजों को ही हम भर्ती करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे। तो संस्थागत जन्म अगर हम देखें दरअसल और कम होने लगे हैं उत्तर प्रदेश में। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे तमाम स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा चरमराई हुई हैं और उनके चलते ये जो कम करना चाहते हैं जनसंख्या बढ़त दर को, वो हो ही नहीं सकता है। तो साक्षरता कम है, शिशु मृत्यु दर ज्यादा है और संस्थागत जन्म भी बहुत कम है। जब तक इनको नहीं ठीक किया जाएगा तब तक ये जो बढ़त दर है इसको कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके योगी सरकार क्या करने जा रही है, वो जबरदस्त तरीके से दंडित करने जा रही है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए कहा है कि अगर उनके मतलब एक बच्चे के बाद नसबंदी होती है तो उनको बहुत सारी सहूलियतें मिलेंगी, 2 बच्चों के बाद अगर होती है तो उसमें भी मिलेंगी, अगर एक बच्ची के बाद अगर बच्ची ही है और नसबंदी हो जाती तो और भी ज्यादा मिलेंगी। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि नसबंदी किसको करनी पड़ती है, महिला को करनी पड़ती है। पुरुष नसबंदी नहीं करते हैं, परहेज करते हैं। महिलाओं के ऊपर नसबंदी करने का भार पड़ता है, इसका असर उनके मतलब स्वास्थ्य पे पड़ता है। और आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर एक महिला नसबंदी करती है एक बच्चा पैदा करने के बाद, अगर वो बच्ची होती है या अगर वो बच्चा मर जाता है तो उस महिला की क्या हालत अपने ही मतलब घर में ससुराल में कर दी जाती है। उसको मार डाला जाता है, उसको घर से निकाल दिया जाता है। और अगर ऐसी महिलाओं की संख्या इस नीति की वजह से बढ़ेगी तो उनका होने वाला अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारे सामाजिक समस्याओं के बारे में कतई ध्यान नहीं दिया गया है इस विधेयक को तैयार करते समय। इसके अलावा जो दंडात्मक बातें कही गई हैं कि जो दंड दिए जाएंगे, तो सरकारी कर्मचारियों को तो खैर प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ये सारी बातें हैं। लेकिन जो आम लोग हैं उनको किस तरह से दंडित किया जाएगा? अगर उनके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो 2 बच्चों के बाद राशन उनका बंद कर दिया जाए, मतलब वहीं पर रोक दिया जाएगा। मतलब तीसरे बच्चे के बाद 3 यूनिट नहीं बढ़ेंगे, 2 ही यूनिट को बढ़ाया जाएगा राशन कार्ड में। तो इसका मतलब ये है कि जो गरीब परिवार हैं, जो इस समय खास तौर से भूख
भुखमरी की बिल्कुल कगार पर हैं, उनको और भी ज़्यादा भूखा बनाया जाएगा। यही नहीं, उनको तमाम सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये सरकारी योजनाएँ तो बनाई गई हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए। अगर उनको वंचित कर दिया जाएगा, तो उनको तो गरीबी रेखा से बहुत नीचे धकेल दिया जाएगा, जो अन्याय ही नहीं है, बल्कि उनको और भी ज़्यादा बच्चे भी पैदा करने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, हमारे सारे सर्वेक्षण ये बताते हैं कि जो सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, उन्हीं के सबसे ज़्यादा बच्चे भी होते हैं। इसके अलावा इस विधेयक में ये भी लिखा गया है कि सरकार चाहे तो और भी दंडात्मक कार्रवाई सोच करके लागू कर सकती है। यानी उनको यहाँ पर रेखांकित भी नहीं किया गया है, सरकार को छूट दे दी गई है कि आप एक सरकार को छूट दे दें कि वो किसी भी तरह के दंडात्मक कार्रवाई को बाद में सोच करके लागू कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसके साथ-साथ एक दंड और दिया जाएगा, वो ये कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे किसी के हैं, तो वो सरकारी नौकरी में प्रवेश नहीं कर पाएँगे। तो अब आप समझ लीजिए कि हमारे जो समाज के, उत्तर प्रदेश के जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनको ही सबसे ज़्यादा इसके द्वारा दंडित किया जाएगा, क्योंकि ये इनको एक एज लिमिट के बढ़ा करके नौकरी में आने का मौका मिलता है। तो अगर उनको बच्चों को लेकर के ये प्रवेश इनका रोक दिया जाएगा, तो वैसे भी आरक्षित स्थानों में उनको जगह दिन पर दिन कम मिल रही है। इस कानून के आने के बाद तो उनको पूरी तरह से नौकरी के बाहर कर दिया जाएगा। फिर ऐसे परिवारों को स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा। अब इसके 2 तरह के बहुत कुप्रभाव पड़ेंगे। एक तो हम जानते हैं कि स्थानीय निकाय का पूरी कल्पना की गई थी कि जनवाद को बढ़ाया जाए, प्रजातंत्र को बढ़ाया जाए, उसका विस्तार किया जाए और मतलब जो बहुत ही निचले दर्जे पर लोग हैं आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, उन तक प्रजातंत्र के फायदों को, लाभ को पहुंचाया जाए। लेकिन ऐसा करके आप उन्हीं लोगों को दंडित कर रहे हैं। वैसे भी अब स्थानीय निकाय में भी आप जानते हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है कि गरीब लोगों के लिए चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर ऐसी दंडात्मक बात की जाएगी, तो उनको तो बिल्कुल ही चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा, चुनाव के क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा। फिर हमने जहाँ पर ऐसा कानून बना है, जैसे हरियाणा में, ये देखा है कि 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा होने के बाद लोगों ने अपने पत्नियों को तलाक दे दिया या शादी को अवैध घोषित करवा दिया। अगर वो बहुविवाह करने के अधिकारी हैं, तो दूसरी शादी कर ली है और महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी गौर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है। लेकिन बस यासीन जी, जो मैं असली बात पर आना चाहती हूँ, वो ये कि अगर मान लीजिए इन दंडों से डर करके और सहूलियतों से लाभान्वित होने के लिए अगर मान लीजिए वो तमाम परिवार अ, अपनी नसबंदी करवाना चाहते हैं, तो इतनी हमारे उत्तर प्रदेश में मतलब क्या ये सेवाएं ही नहीं उपलब्ध हैं, यानी मौजूद ही नहीं है स्वास्थ्य सेवाएं जो इन चीजों को कर सकें। तो आखिर सरकार अपनी नाकामी की सजा गरीबों को देना चाह रही है इस विधेयक के माध्यम से, और ये बिल्कुल अनुचित है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। इससे हमारे जो पहले से ही बहुत परेशान उत्तर प्रदेश के गरीब लोग हैं, वो तो बिल्कुल ही मतलब पता नहीं किस हालत में डाल दिए जाएंगे। और फिर आप जानते हैं हमारे यहाँ लाल फीताशाही किस तरह का है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है। इनके चलते आप सोचिए कि इस कानून को अगर लागू किए जाने की कोशिश भी होती है, तो क्या होगा? यानी पूरे उत्तर प्रदेश में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार और मतलब बाकी सब कामकाज को छोड़ करके यही लगाया जाएगा कि किसके बच्चे कितने हैं, किसके ज्यादा बच्चे हो गए, और इसको छिपाने के लिए कैसे क्या हो सकता है, क्या-क्या तरकीबें ढूंढी जा सकती हैं। तो ये बिल्कुल जन विरोधी और महिला विरोधी विधेयक है। और जो लॉ कमीशन है उसने कहा कि 19 तारीख तक आप इसके खिलाफ
अपनी आपत्तियां वगैरह भेज सकते हैं। तो हमने अपना संगठन अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से 18 तारीख को ही इन तमाम आपत्तियों को लॉ कमीशन के पास भेज दिया है। अब देखना यह है कि वो क्या करते हैं और किस तरह से सुनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कानून केवल गरीब विरोधी और महिला विरोधी नहीं है, ये एक बैड इन लॉ है। मतलब ये एक ऐसा कानून है जिसको लागू करना असंभव है। मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो भी तर्क आपने दिया वो बहुत ही मजबूत है और बड़ा ही रीजनेबल लग रहा है आपकी बातों से। और इस पर भी गौर किया जाना चाहिए अगर कोई इस तरह का कानून बनाने का प्रस्ताव है सरकारों की नज़र में तो। क्योंकि ये सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में शुरू नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश के बाद अब अ, अभी बयान आया कि मध्य प्रदेश में भी होने वाला है और कई बीजेपी शासित राज्यों में ये इस तरह सारे की वो चीज़ें प्रदेश बनने जा रही हैं हैं। जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अपनी नाकामी को बहुत बढ़िया तरीके से जाहिर किया है, और उसको छुपाने के लिए वो इस तरह का कानून ला रहे हैं जो हर तरह से फेल होगा और गरीबों को दंडित करेगा। मैं आसाम का ये कानून तो और भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ जी, हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ये तो नहीं है कि केरल में आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, तो इसलिए आप बार-बार केरल की तुलना कर रही हैं उत्तर प्रदेश से। इसके बारे में एक तो जो कि आपके विरोधी नहीं, आरोप लगा केरला सकते हैं। में जो कुछ जो ये तमाम नीतियां लागू की गई हैं, ये पिछले 20-25 साल से लगातार लागू हो रही हैं। दूसरे लोगों की भी सरकारें थी। तमिलनाडु का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वहां तो हमारी सरकार है नहीं। और मैंने केरला का इसलिए उदाहरण दिया क्योंकि जो सरकारी दस्तावेज हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, वो बार बार केरला का ही गुणगान करते हैं, क्योंकि केरला का रिकॉर्ड सबसे उत्तम रहा है पूरे देश में। दूसरा एक और चीज़ जो कि दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा कि तो नहीं कि अगर ये कानून बन गया तो इसका भी हश्र वही हो जो कि सीएए और एनआरसी का हुआ कि घुसपैठियों को बाहर करने के नाम पर जब आसाम में करवाया गया वहाँ पूरा सर्वेक्षण, तो जिस वर्ग को टारगेट करके ये कानून लाया गया था, उस वर्ग के लोग तो कम बाहर हुए नागरिकता के अधिकारों से, बल्कि अब बहुसंख्यक समाज के लोग ज़्यादा बाहर हो गए और जी। इसलिए दोबारा फिर एक कमीशन बना के उसका सर्वे कराया गया। और और अभी 1,500 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं खर्च इसमें, हो चुका आसाम में। और जी, और जनसंख्या नियंत्रण में भी कमोबेश जो डेटा आ रहा है सामने पब्लिक डोमेन में, तो उसमें देखा जा रहा है कि बहुसंख्यक समाज या बहुसंख्यक वर्ग के लोगों में जनसंख्या का वृद्धि दर ज़्यादा है, बजाय कि अल्पसंख्यक समाज के। तो जिस वर्ग को टारगेट करके और बीजेपी इसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाह रही है या बीजेपी की सरकारें एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाना चाह रही हैं, मुझे लगता है कि अगर ये कानून आनन-फानन में लागू भी हुआ, तो कहीं इसका सर्वाधिक नुकसान बहुसंख्यक समाज को ना हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और इनके जितने कानून आज तक आए हैं, जिनके द्वारा उन्होंने दिखाया कि हम अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं, और इस तरह से उन कानूनों के लिए समर्थन जुटाया, जब उनका क्रियान्वयन हुआ तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तो आम लोग, तमाम लोग यानी जो बहुसंख्यक हैं, वो इनसे प्रभावित हुए हैं। आप इनकी अगर ये जो पशु नीत है, अगर आप तो आते होंगे उत्तर प्रदेश, आप देखते हैं कि क्या हाहाकार मचा है आवारा पशुओं के ज़रिए, और कितने जो हिंदू समाज के दलित वर्ग के लोग हैं, उनकी जीविका चली गई है। और जानवरों का कटना तो कम हुआ नहीं है, लेकिन अब वो कट रहे हैं एक्सपोर्ट हाउसेज़ के आधुनिक स्लॉटर हाउसेज़ में, जो गरीब लोग 4 पैसे कमा लेते थे, उनकी कमाई छीन ली गई है। क्योंकि देश की कुल आबादी का लगभग 85% तो बहुसंख्यक समाज जी, के लोग आते हैं। तो कोई भी कानून अगर बनता है, तो उसका सबसे ज़्यादा असर, चाहे फ़ायदा हो जी, या नुकसान हो, तो बहुसंख्यक समाज पर ही पड़ता है। जी, और जी। इस तरह के कानून अगर बनाए जाएँगे क्षणिक राजनैतिक लाभ के लिए, तो मुझे लगता है कि इसका भी सर्वाधिक असर उसी समाज पर पड़ेगा, बहुसंख्यक और समाज पर। और हर समाज के सबसे ज्यादा गरीब लोगों के ऊपर, हाँ सबसे जी। ज्यादा वंचित लोगों के ऊपर, और तो खास अब तौर से देखना इन महिलाओं के ऊपर। जी, तो अब देखना है कि सरकार और जो
राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, क्या वो महज क्षणिक लाभ के मद्देनजर इस तरह के फैसले करने जा रही हैं, या सचमुच उनको देश की चिंता है, समाज की चिंता है, देश की इकोनॉमी की चिंता है और इंसानियत की चिंता है कि हम किस तरह का नागरिक तैयार करने जा रहे हैं। हम आपसे बाकी 2-3 और विषय हैं जिसके बारे में चाहते हैं कि थोड़ा आपकी राय जानें। आप कानपुर से सांसद रही हैं, कानपुर आपकी कर्मभूमि रही है और कानपुर में आपने एक बहुत लंबे समय से जन आंदोलन के ज़रिए कामगारों को लामबंद किया, कामगारों की समस्याओं को लेके शासन प्रशासन तक उनकी आवाज़ पहुँचाई। आज कानपुर की जो एक माना जाता था एक ज़माने में कि कानपुर दुनिया का स कुछ बेहतरीन शहरों में एक है। इंडस्ट्री के मामले में। आज क्या स्थिति है? अटल जी की जब सरकार थी तब भी उन्होंने कहा था कि रिहैबिलिटेशन पैकेज नहीं देंगे। कहा सब जब लोगों ने, पीवी लेकिन नरसिंह राव ने कहा था और मनमोहन सिंह ने भी कहा था। और मोदी जी भी जब पावर में नहीं आए थे, तो जब कानपुर गए थे तो उन्होंने इसी तरह के वायदे किए थे। हम चाहते हैं कि आज की वास्तविक स्थिति देखिए क्या है एक कानपुर की? एक भी बंद कारखाना चालू नहीं हुआ है और कोई नया कारखाना लगाया भी नहीं गया है। और यही नहीं, जो अभी हमारे यहाँ बचे हैं, एक तो टैनरी का उद्योग बचा था और दूसरा ये डिफेंस का उद्योग। बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ डिफेंस की हैं और चमड़ा उद्योग कानपुर का 44,000 करोड़ रुपए का हर साल यानी निर्यात करता था। लेकिन बीजेपी की सरकार सेंटर में आने के बाद से लेकर अब तक उन्होंने जो ये पशु नीतियाँ बनाई और जो टारगेट किया, मतलब उन लोगों को जो खालों का धंधा करते हैं और जो टैनरियाँ चलाते हैं, तो उस सब का नतीजा ये है कि हमारे यहाँ की टैनरियाँ करीब-करीब बंद हो गई हैं। मतलब वो चलती हैं कुछ दिनों के लिए फिर बंद हो जाती हैं। तो इससे उन्होंने टारगेट तो किया था टैनरियों के मालिकों को जो मुसलमान हैं, लेकिन टैनरियों में काम करने वाले लोग तो दलित वर्ग के हैं। हज़ारों लोगों की जीविका बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है और वो अब काम से बिल्कुल हाथ धो बैठे हैं, हज़ारों की संख्या में। इसी तरह से हमारा जो डिफेंस उद्योग है, आप जानते हैं कि अब इसको बेचने पर हमारी सरकार तुली हुई है और अगर ऐसा होता है, तो फिर जो आखिरी उद्योग कानपुर में बचा था, वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा और कानपुर फिर रोज़गार का नहीं, बेरोज़गारों का शहर बन जाएगा, भुखमरी का शहर बन जाएगा। तो इस सरकार की जो औद्योगिक नीति है, वो तो कांग्रेस सरकार से भी ज़्यादा गई गुज़री है। बहुत सी नीतियों को कांग्रेस ने शुरू किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कठोरता के साथ और बहुत तेज़ी के साथ उनको लागू करने का काम किया और इसके साथ-साथ जो टैनरी के साथ हुआ, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। वो दुर्भावना से प्रभावित होकर के अपनी नीतियों को तैयार करते हैं। इसी सरकार ने तमाम श्रम कानूनों को भी निष्प्रभावी बनाने का काम किया, खत्म करने का काम किया। जो मजदूरों के सुरक्षा से संबंधित कानून थे, उनको भी खत्म कर दिया। काम के घंटों पर जो सीमा थी, वो भी खत्म कर दी और एक तरह से हम लोगों को कई दशकों पहले के भारत में धकेलने का काम किया है। लेकिन कम से कम उस भारत में औद्योगिकरण हो रहा था, विकसित हो रहा था, लेकिन आज के इनके भारत में तो औद्योगिकरण पर केवल रोक ही नहीं लगा दी गई है, बल्कि जो उद्योग चल रहे थे, उनको भी पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो जिस गिग इकोनॉमी और इन्फॉर्मल सेक्टर को मजबूत करना चाहिए था, उसको इस सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके बहुत ही अब आप सुनियोजित एक ही तरीके से। बात सोचिए कि आज हम लोग ज़्यादा आयात कर रहे हैं चीन से बनिस्बत 4 साल पहले। तो इसका क्या मतलब है? चीन से क्या-क्या सामान आता है? हमारे तमाम छोटे उद्योगों को चौपट करने का सामान आता है, हमारे हैंडीक्राफ्ट उस चौपट करने का सामान आता है, इस पर कोई रोक-टोक नहीं है। और जो मीडियम इंडस्ट्रीज़ तैयार करती हैं, उसका भी सामान सब चीन से आता है। दवा का जो रॉ मटेरियल है, वो भी सब चीन से आता है। मतलब जो हम लोग तैयार करते थे अपने देश में, वो सब अब वहाँ से आता है और लोगों को लगता है कि वहीं से मँगा लो, यहाँ कौन झंझट करे सरकारी तमाम नियमों
का पालन करने के लिए। तो ज्यादा सामान आ रहा है, ये लोग चीन के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन आयात आज अधिक हो रहा है। तो सुभाषिनी जी, क्या इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव भी है कि जिस तरह से जब ट्रेड यूनियन हुआ करते थे, लेबर ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हुआ करते थे, तो माना जाता है कि वामपंथी पार्टियों की जो असली ताकत थी वो कामगार थे, मजदूर जी, थे, कामगार यूनियंस थी। तो धीरे-धीरे इन यूनियंस को खत्म करके, कामगारों को कमजोर करके और लेबर लॉज को एकदम डिफंक्ट बना के बहुत इसके कुछ तो पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? पॉलिटिकल एजेंडा तो इनका यही है कि जो भी उद्योग भारत में चलेगा वो सब दो ही परिवार के लोग चलाएंगे, सब कुछ उन्हीं को दे दिया जाएगा। रेलवे भी दे दिया जाएगा, ये जो डिफेंस का सेक्टर है वो भी दे दिया जाएगा, और मतलब सारे हवाई अड्डे भी दिए जा रहे हैं, और बाकी बाहर से आएगा। तो भारत के अंदर जो एक ऑर्गेनिक तरीके से औद्योगिकरण होना चाहिए उस पर तो बिल्कुल ब्रेक लगा दी गई है। और चूंकि अब उस तरह के कारखाने नहीं रहे तो निश्चित तौर पर ट्रेड यूनियंस की ताकत भी बहुत कम हुई है। इसके बावजूद पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि संगठित ट्रेड यूनियनों ने बार बार लगातार हड़तालें करके, प्रदर्शन करके अपनी आवाज को उठाने की कोशिश की है। लेकिन कोविड काल का भी पूरा का पूरा दुरुपयोग सरकार ने किया है ट्रेड यूनियंस को सड़कों से हटाने में, और तमाम ट्रेड यूनियन और मजदूरों के अधिकारों को समाप्त करने में। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अपने बहुमत को बिल्कुल बुलडोजर की तरह इस्तेमाल करने का काम किया है। कॉमरेड, लेकिन दुनिया के बाकी मुल्कों में जो कि माना जाता है कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं या कैपिटलिज्म की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहा है, वहां पर अब धीरे धीरे लेबर यूनियंस को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ओला, उबर जैसे सेक्टर में जो काम करने वाली मजदूर हैं, जो ये जो कामगार तबका है, उनके यूनियंस को अब वहाँ रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और हमारे वहाँ जो रजिस्टर्ड यूनियंस थी, जो कामगार संगठन थे, उनको धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। तो जी, ये कॉन्ट्रडिक्शंस इसका नहीं, ये तो कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत को आप बड़ा कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है। और मैं ये बता दूं कि असंगठित क्षेत्र में जो कहा जा रहा है कि हम उनको कार्ड देंगे, लेकिन वो खुद बता रहे हैं कि वो कार्ड इतने कम दे रहे हैं, इतने कम लोगों का पंजीकरण हो रहा है कि उसका कोई अब मतलब ही नहीं है। आप खुद यहाँ के हैं, कोई चौराहा नहीं है आज उत्तर प्रदेश में जहाँ पर दहाड़ी मजदूर अपने आप को या अपने श्रम को बेचने के लिए सुबह 6 बजे से खड़ा नहीं होता है। लेकिन आप जाकर के पूछिए कि कितनों का पंजीकरण हुआ है, कितनों का बीमा हुआ है, तो मेरे ख्याल से अगर 500 खड़े हैं तो 10 के पास भी ये सारे दस्तावेज नहीं होंगे। तो ये जो श्रम का अम, अ, अ, असंगठित असंगठितीकरण हो रहा है, ये बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और ये असंगठित मजदूर किसी भी कानून के हकदार नहीं है, किसी भी संरक्षण के हकदार नहीं है। और इनकी हालत को देख करके तो समझ में नहीं आता है कि ये अपने परिवारों को कैसे जिंदा रखते हैं, कैसे इनके परिवार चलते हैं। और अगर आप समझ लीजिए 2 से ज्यादा बच्चे होने पर इनके घर में राशन भी कम कर दिया जाएगा जो इस समय मिल रहा है, तब तो भुखमरी बहुत तेजी के साथ हमारे देश में दिखाई देगी। कॉमरेड, मेरा निजी मानना रहा है कि जब तक दुनिया में और समाज में गैर बराबरी रहेगी, आर्थिक विषमता रहेगी, तब तक मार्क्सिज्म जिंदा रहेगा। कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी है वो जिंदा रहेगी। उसका नाम आप भले ही कुछ भी दे दीजिए, चाहे उसको दीनदयाल जी की फिलॉसफी बताकर आप समाज में राजनीति कर लीजिए, या गांधी की फिलॉसफी बताकर राजनीति कर लीजिए, या डॉक्टर लोहिया की फिलॉसफी बताकर भारत में राजनीति कर लीजिए। लेकिन पूरी दुनिया में जब तक गैर बराबरी रहेगी, आर्थिक विषमता रहेगी, तब तक मार्क्सिज्म जिंदा रहेगा। लेकिन क्या वजह है कि एक-एक करके जो पॉलिटिकली अगर हम बात करें और सत्ता की राजनीति में और सत्ता की भागीदारी में बात करें, तो भारत में कम से कम जो लेफ्ट की ताकत है या वामपंथी सोच की जो ताकत है, वो क्यों धीरे-धीरे कमज़ोर होती जा रही है, या हम कहें कि धीरे-धीरे इर्रेलेवेंट होता दिखाई दे रहा है। चाहे नहीं, वो इर्रेलेवेंट तो बंगाल ये हो नहीं या होगा उत्तर कभी। प्रदेश। और जब भी आप देखेंगे कि अभी पेरू में एक मास्टर कलम लेकर के चुनाव जीत गया जो लेफ्टिस्ट है, समाजवादी है, तो जैसा कि आपने कहा कि गैर बराबरी जब तक है तब तक
उसके खिलाफ लड़ने वाला ये सबसे ज़्यादा ताकतवर विचारधारा है साइंटिफिक सोशलिज्म या मार्क्सवाद, ये जिंदा रहेगी। लेकिन अब ये जो रास्ता है आगे बढ़ने का, ये कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। और हम यहाँ देख रहे हैं अपने देश में कि जब से ये उदारीकरण की नीतियां लागू हुई हैं और लोगों के अंदर बहुत सारे भ्रम पैदा किए गए, और इसके साथ साथ सांप्रदायिकता और जातिवाद के आधार पर गोलबंदी, राजनीतिक गोलबंदी बहुत तेजी के साथ हुई, तो जो वर्गीय राजनीति है, जो वर्ग की सोच है, वो काफी कमजोर हो गई है। बहुत से लोग सोचने लगे हैं कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब ये अप्रासंगिक हो गई है। लेकिन रोज हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो तमाम अलग अलग समूह हैं, जो जिनके धर्म अलग हो सकते हैं, जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन एक बड़े वर्गीय शोषण के ये सब के सब शिकार हैं। हमारा ये काम है कि इस चेतना को इन तमाम लोगों के अंदर पैदा करें, मजबूत करें, और इसके लिए हमको अपने देश के सामाजिक तमाम जो परिस्थितियां हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह से समझना होगा, और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा कुर्बानी के साथ जो हमारे देश के सबसे ज़्यादा पीड़ित लोग हैं उनके बीच में काम करना पड़ेगा और उनके अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। जहाँ जहाँ ऐसा किया है कम्युनिस्टों ने या मार्क्सवादियों ने, वहाँ वहाँ उनको सफलता मिली है और वो आगे बढ़े हैं। और यही रास्ता है कि वर्गीय सोच को सामाजिक तमाम उत्पीड़नों को के साथ जोड़ते हुए एक बार फिर लोगों की का महत्वपूर्ण सोच बनाया जाए। कॉमरेड, मेरी इस विषय पर आपके पार्टी के कई लोगों से पहले भी बात हुई है। खासतौर से कॉमरेड प्रकाश करात, वृंदा करात, सीताराम येचुरी जी, सबसे अलग-अलग मौकों पर मेरी इन विषयों पर चर्चा हो चुकी है। मुझे लगता है कि जो पिछले दिनों कुछ टैक्टिकल मिस्टेक्स हुए पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में, चाहे वो वीपी सिंह को सपोर्ट करना, जो कास्ट पॉलिटिक्स को उन्होंने बढ़ावा दिया और कास्ट पॉलिटिक्स के ज़रिए आए, जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। या उसके बाद जब एक मौका था ज्योति बसु को प्राइम मिनिस्टर बनाने का, और उस समय के सारे दल चाहते थे कि ज्योति बसु जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, उस समय संगठन की तरफ से उनको रोक दिया गया। या सोमनाथ चटर्जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं इस तरह के पॉलिटिकल जो नहीं नहीं, मैं ब्लंडर्स हुए आपसे डिसीजन। सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वीपी सिंह जो चुनाव लड़े थे तो प्रमुख मुद्दा था भ्रष्टाचार का मुद्दा, और वो केवल सीपीआईएम नहीं, पूरे देश के लोगों ने उस मुद्दे को लेकर के उनका समर्थन किया। दूसरी बात यह है कि जब आप कहते हैं जातीय पॉलिटिक्स, एक चीज होती है जात के आधार पर गोलबंदी, और दूसरी चीज होती है हमारे समाज में जो मौजूद है तमाम उत्पीड़न के ढांचे, उनको कमजोर करना और एक तरह से जातिवाद का उन्मूलन करना। हम लोग जातिवाद के उन्मूलन के पक्ष में हैं, लेकिन वो कोई बहुत आसान काम नहीं है। हमने खुद देखा कि जब मंडल आयोग की सिफारिशों को पार्लियामेंट के अंदर रखा गया तो बड़ी बड़ी पार्टियां टूटने के कगार पर आ गईं। जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के लोग थे वो समर्थन में खड़े हो गए, और जो मतलब सवर्ण थे वो तो करीब करीब रोने लगे पार्लियामेंट के अंदर, और कांग्रेस पार्टी ने भी एक बहुत ढुलमुल रवैया अख्तियार किया। लेकिन हमारी पार्टी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का समर्थन किया, आज भी करते हैं, और हम ही लोग हैं जो समर्थन करने के साथ साथ क्रीमी लेयर को अलग रखने की सिफारिश भी करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे देश के सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई हैं, उस पर बहुत लंबी और गहरी चर्चा करने की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि जो हम लोगों ने वहां स्टैंड लिया वो सही लिया। उसके बाद जो मतलब डिस्टॉर्शंस हुए हैं, सामाजिक न्याय की बात को केवल चुनाव लड़ने के लिए एक जातियों को जोड़ना, समीकरण करना, वहां तक ही वो सीमित कर दिया गया। यहाँ पर वर्ग की बात आ जाती है कि जब पूंजीवादी नेता सामाजिक न्याय की बात करते हैं और सामाजिक न्याय का नारा देते हैं, तो वो उसको बहुत सीमित तरीके से ही आगे बढ़ाते हैं। वो जो पीड़ित वर्ग जातियां हैं
पीड़ित समूह हैं, उनकी पीड़ा को नहीं दूर करना चाहते, उनकी गरीबी और उनकी बेरोजगारी को दूर नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी पीड़ा का फायदा उठा करके अपने आप को और अपने जैसे लोगों को महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं, सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो ये लंबी प्रक्रिया रही है राजनीतिक, हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हम और आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इसके लिए दोष देना कि जातिवाद के खिलाफ लड़ना गलत है या जातिवादी उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना गलत है, ये सही नहीं होगा। और ये एक तरह से जो मनोवादी सोच है, उसको ही इस देश में मजबूत बनाने के लिए ही काम करने के लिए इस्तेमाल में आएगा। और ये मनोवादी सोच इस समय भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे समाज के ऊपर व्याप्त करने की बहुत जबरदस्त कोशिश की जा रही है। इसका बहुत असर महिलाओं पर पड़ रहा है और तमाम गरीब लोगों के और पीड़ित जातियों के लोगों के ऊपर पड़ रहा है। नहीं कामरेड, उनको मेरा ये उनके कहना है, अधिकारों से देखिए वंचित किया जा रहा है। वो ठीक है, आपके तर्क अपने हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस समय आप लोग वीपी सिंह को कंधे पर लेके घूम रहे थे पूरे अरे देश में। कंधे पे तो हमारे वो सुनिए कभी नहीं सुनिए थे, सुनिए वो सुनिए हमारे सुनिए, कंधे पे कभी नहीं थे। मेरा सवाल हाँ, सुनिए। जिस समय आप लोग वीपी सिंह को सपोर्ट कर रहे थे पूरे देश में, उस समय भी आप लोगों को पता था कि दूसरी जो उनके साथ पार्टी खड़ी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, लेकिन जानते हुए कि बीजेपी बीपी सिंह के साथ खड़ी है, आप लोगों ने बीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर तक बनाया। फिर जानते हुए कि लालू यादव, मुलायम सिंह या मायावती, ये लोग किस तरह की राजनीति करते हैं, फिर भी आप लोग समय-समय पर इन नेताओं को राजनैतिक तौर पर मजबूत किए, उनके साथ अलायंस किए। नतीजा ये हुआ कि पूरे-पूरे नॉर्थ इंडिया से जो लेफ्ट मूवमेंट था या जो लेफ्ट की ताकत थी, वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो गई। तो आपको नहीं लगता है कि आप लोगों ने देखिए, ही खुद जो वर्गीय संघर्ष के जो अ, पुरोधा थे, उनको छोड़ के आप लोगों ने इन जातिवादी नेताओं को जो पॉलिटिकल हिपोक्रेट थे, उनको आप लोगों ने राजनैतिक ताकत दी और देखिए अपनी हम राजनैतिक पूँजी उनके हवाले आप कर दी। हमारी ताकत को बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। अगर हम इनका समर्थन नहीं भी करते तो भी ये ताकतवर होते। हमने कई चुनावों में मुलायम सिंह का साथ नहीं दिया, लालू यादव का साथ नहीं दिया, लेकिन वो चुनाव वो जीते। ये बड़ी पार्टियां हैं और इनका जो नारा है उसको एक बहुत जबरदस्त जन समर्थन भी हमारे और बिहार जैसे समाज में मिलता है, जहां पर जाति उत्पीड़न लोगों की जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है। मायावती जी भी, आपको मालूम है, इसी हकीकत को संबोधित करते हुए यहाँ तक पहुंची हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से ये ताकतवर बने, बल्कि ये हम जरूर कहेंगे कि इनके ताकतवर बनने से हमारी ताकत कम हुई, क्योंकि हमारे पीछे बहुत से लोग जो थे, हमारा जो जनाधार था, उसका एक बड़ा हिस्सा इन पार्टियों के साथ चला गया। लेकिन इसके लिए ये सोचना कि हम पहले बहुत ताकतवर थे, हमने इनको ताकत दी, ये बात सही नहीं है। ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट था जो हमारे यहाँ बहुत देर में आया। दक्षिण भारत में तो ये डेवलपमेंट आजादी से पहले ही शुरू हो गया था। और आज देखिए कि इतने सालों के बाद भी जो अन्ना डीएमके है और डीएमके है, पूरी जो राजनीतिक स्पेस है वो उन्होंने आपस में बांट करके रख दी है। तो इसका मतलब ये है, जो मैं महसूस करती हूँ, कि जाति शोषण को आज भी लोग वर्गीय शोषण से ज्यादा अपने जीवन में महसूस करते हैं। जाति उत्पीड़न, जाति अपमान को वो ज्यादा महसूस करते हैं। तो उसको भी एड्रेस करना, संबोधित करना जरूरी है और साथ साथ वर्गीय लड़ाई को भी मजबूत करना जरूरी है। ये कहना कि हमने अपनी ताकत उनको दे दी, ये अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा करके देखना होगा और सही नहीं होगा। मैंने तो इन सारी प्रक्रियाओं को बहुत करीब से देखा है और इसलिए काफी सोचा भी है इनके बारे में। इसलिए मैं आपको बहुत अपनी सोची समझी राय इस पर दे रही हूँ। कामरेड, आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल में अब आप क्या देख रही हैं? क्या वहाँ लेफ्ट फ्रंट का रिवाइवल हो पाएगा कहाँ? या इन्हें पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में? नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में या कहीं भी समय लगेगा, लेकिन एक बात तो है कि
पिछले 2-3 मतलब अगर हम देखें कि 1 साल में, तो जो जनता के मुद्दे हैं उनको तो लेफ्ट ही उठा रहा है, लेफ्ट ही उनके लिए लड़ रहा है और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा सेवा जनता की लेफ्ट ही कर रहा है। और ये जो ध्रुवीकरण हो गया है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, इस ध्रुवीकरण ने इतना मतलब एक ज़बरदस्त रूप अख्तियार किया कि बीच की जगह ही नहीं बची। तो वो बीच की जगह बनाने में समय लगेगा, जनता की के सवालों को लेकर के लड़ने में आगे बढ़ने में समय लगेगा। लेकिन अगर इस रास्ते पर लेफ्ट रहेगी, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में उसकी बढ़त होगी पश्चिम बंगाल में भी। थैंक यू कॉमरेड, इतनी बहुत-बहुत लंबी धन्यवाद। और विस्तार से चर्चा के लिए बहुत-बहुत फिर धन्यवाद। फिर मिलेंगे, फिर नमस्कार, मिलेंगे। फिर मिलेंगे नमस्कार। किसी दूसरे जी, विषय को लेके। जी। थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार।